हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के न्यू फेज के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग माइटोसिस फेज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि कैसे कैसे एक पेरेंटल सेल से कैसे कैसे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह गए और उसमें कैसे जेनेटिकली कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं हुआ। ये सारे टर्म्स को हम लोग देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग को समझना है मियोसिस को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम लोग को आज समझना है। और यहाँ से एग्जाम में तो हर साल एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग को इसको एकदम अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग माइटोसिस में एक सेल को लिए थे, तो सपोज कीजिए कि इस सेल साइकिल में हम लोग एक सेल्स को ले रहे हैं। क्लियर है? यह सेल जो है वह अपना साइकिल को G0 फेज से स्टार्ट किया चलना। जब यह G0 से स्टार्ट करेगा तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये सारे फेज में आएगा, जिसको हम लोग इंटरफेज या प्रिपरेशन फेज कहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि हम लोग को कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने हैं G1 या S या G2 फेज में। मियोसिस के केस में भी यहाँ पर भी वो सारे चीज एकदम सेम होंगे जो हम लोग को माइटोसिस में हुए थे। तो मियोसिस में भी यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, कैसे यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, कैसे यहाँ पे चेक पॉइंट होगा, प्रिपेयर होगा सारे कंपोनेंट, तो ये सारा चीज होगा। इंटरफेज में सब चीज एकदम सेम रहेगा। मेन जो डिफरेंस यहाँ पे होगा वो डिफरेंस हम लोग का क्या चीज में होगा, वो होगा मेनली एम फेज में, जिसको हम लोग डिवीजन फेज कहेंगे। तो सपोज कीजिए कि कोई सेल जो है यहाँ पे आ चुका है, अपने आप को पूरा तरह से प्रिपेयर करके, और यहाँ पे वह इंटर कर चुका है। क्लियर है? जब यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है मियोसिस। जब ये मियोसिस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मियोसिस के कुछ कंडीशंस हैं, जो यहाँ पे हमने फिगर के अनुसार से इसको दिखाया है कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल बॉडी दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ। दो डॉटर सेल में जब कन्वर्ट हुआ तो इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिसमें यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहा होगा कि रिड्यूस हो गया, आधा हो चुका है। फिर से जो ये डॉटर सेल बने, वो फिर से डॉटर सेल जो है वो अपने आप को फिर से रिप्लिकेट करेंगे। क्लियर है? और जब सेकेंड डिवीजन करेंगे तो ये जो है फिर से दो डॉटर सेल को बनाएंगे, ये मियोसिस सेकेंड होगा। बात क्लियर है? तो आज ये वीडियो में हम लोग को मियोसिस फर्स्ट देखने हैं कि कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, कैसे दो डॉटर सेल बन जाएंगे। क्लियर है? और कैसे कैसे ये सारे प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट होगा, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्टली साइटोकाइनेसिस। तो इसको समझाने के लिए हमने ये सारे टर्म्स को यहाँ पे थोड़ा लिखा है, जिसमें पहला हम लोग का प्रोफेज। प्रोफेज का फिर से सब डिवीजन है। प्रोफेज का फिर से 5 सब डिवीजन है, जिसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। क्लियर है? जिसको हम लोग पहले बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि हम लोग का मियोसिस तो फर्स्ट है, तो सारे टर्म्स के साथ फर्स्ट लग जाएगा। तो मियोसिस फर्स्ट में लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। बात क्लियर है? जब ये सारा चीज होगा तो लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा? लास्ट में हम लोग को मिलेगा साइटोकाइनेसिस। यहां पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, और जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तो सेल कितना में कन्वर्ट हो जाएगा? दो डॉटर सेल में। तो अब हम लोग को यहां पे देखना है कि कैसे यह प्रोफेज का लैप्टोटीन में जब सेल इंटर करेगा तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो हम लोग को देखना है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक सेल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक सेल को ड्रॉ किया है। अब ये सेल जो है, इसको और थोड़ा छोटा बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक सेल लिया है, इसके सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर याद होगा तो उसके अंदर हम लोग क्या देखे थे? क्रोमैटिन फाइबर। तो इसके अंदर जो होगा वो क्रोमैटिन फाइबर जो होगा वो इस तरह के स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, काफी आते हैं। इसी के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का कौन सा फेज हो गया? ये हम लोग का हो गया लैप्टोटीन। ये वाला जो पार्ट्स है वो क्या हो गया? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। और ये वाला जो है ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस हो गया। और ये जो है ये तो सब जान रहे हो, ये न्यूक्लियस हो गया। मतलब जब सेल लैप्टोटीन में दिखेगा तो वह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में दिखेगा कि इसके अंदर जो होंगे वह क्रोमैटिन फाइबर एक थ्रेड के फॉर्म में रहेंगे, न्यूक्लियोलस उसमें रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह रहेंगे, और सेल का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का दिखेगा। बात क्लियर है?
जब यह नेक्स्ट फेज में पहुंचेगा, नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में जब ये जाएगा तो होगा क्या कि इसका जो क्रोमैटिन फाइबर है ये कंडेंस कर जाएगा, और जब कंडेंस करेगा तो मेनली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, और जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें कितने क्रोमोसोम बनेंगे, बन तो कितने भी सकते हैं, लेकिन हम लोग को कितना लेके चलना है, 2n लेके चलना है। तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब बनेंगे तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोटिन। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग का फिर से एक सेल स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है। इसके सेंटर पे फिर से क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस होंगे, और यह जो क्रोमैटिन फाइबर है वह क्रोमैटिन फाइबर जो होंगे वह कंडेंस करके मेनली क्या चीज का फॉर्मेशन कर देंगे, क्रोमोसोम का। यहाँ पे क्रोमोसोम को हम लोग 2n लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम दो क्रोमोसोम को दो कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो क्रोमोसोम इजिली विजिबल होगा, दो क्रोमोसोम हो गया, क्लियर है। अब जो होगा इस दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक गैप रहेगा, इस दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या रहेगा, एक गैप रहेगा, और ये गैप जो रहेगा फील्ड रहेगा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से। तो इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है, इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा साइनेप्स। ये हम लोग का कौन सा फेज हो गया, जाइगोटिन। ये हम लोग का हो गया जाइगोटिन, और ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना है इसका, इस प्रोसेस को क्या कहें, साइनेप्स। ये प्रोसेस क्या कहलाया, साइनेप्स। यहां पे याद रखना है कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शंस क्या है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है इसका मेन फंक्शन है कि यह दोनों क्रोमोसोम के कंसंट्रेशंस को बैलेंस करता है, कि इस क्रोमोसोम में जितना डीएनए है उतना ही क्रोमोसोम उसमें भी बैलेंस करेगा, जितना इसमें प्रोटीनस कंपोनेंट है उतना ही इसमें बैलेंस करेगा। मतलब ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है यह क्या करेगा कि इस दोनों क्रोमोसोम में जो कंसंट्रेशन होगा दोनों साइड में उसको क्या कर देगा, एकदम बैलेंस कर देगा। बात क्लियर है। तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन हुआ बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन ऑल टाइप ऑफ यूजफुल सबस्टेंस इन बोथ क्रोमोसोम। तो जो भी यूजफुल सबस्टेंस और जो भी आयंस है जो दोनों सेल में, दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वो दोनों में एग्जैक्ट बैलेंस कर दे, मतलब दोनों साइड में एकदम एकदम एक जैसा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जो है यहाँ पे याद रखना है कि यह जो क्रोमोसोम है, यह जो क्रोमोसोम जाइगोटिन फेज में दिखता है, उसमें क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये मेनली है बाइवैलेंट के फॉर्म में। यहाँ पे जो बाइवैलेंट है यह किसके लिए अप्लाइड होता है, ये बाइवैलेंट जो हो गया ये क्रोमोसोम के लिए अप्लाइड होगा। किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। लेकिन जो टेट्राड टर्म है ये क्रोमैटिन फाइबर के लिए अप्लाइड होता है, क्रोमैटिन फाइबर। तो यहां पे जो क्रोमैटिन फाइबर है वो दिख रहा होगा कि 4 है, इसमें 1 2 3 और 4 4 क्रोमैटिन फाइबर है, और इसमें जो क्रोमोसोम है वो 2 है, मतलब ये 2 क्रोमोसोम है। और ये जो इसका जो आर्म्स रहता है वो किससे है, किसके हेल्प से कनेक्ट होगा, वो सबको पता होना चाहिए, सेंट्रोमियर के हेल्प से। बात क्लियर है। तो यहाँ पे या हम लोग जाइगोटिन फेज में देख सकते हैं कि जाइगोटिन फेज में जो क्रोमैटिन फाइबर थे वो कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किए। क्रोमोसोम के बीच में एक गैप था, जो गैप फिल्ड था साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से, जिस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्स बोले। अब इस साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है कि ये दोनों क्रोमोसोम में जो कंसंट्रेशंस है उस दोनों कंसंट्रेशंस को एग्जैक्ट कॉपी में क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। मतलब इस क्रोमोसोम में जितना उतना ही इस क्रोमोसोम, मतलब दोनों में कहीं से भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब जो है जाइगोटिन फेज को कंप्लीट करने के बाद ये जो सेल है वो किस फेज में इंटर करने वाला है, पैकेटिन में। तो पैकेटिन में जब ये आएगा तो होगा क्या कि इसके क्रोमोसोम जो है, इसके क्रोमोसोम के जो थ्रेड है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैप करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। मतलब एक दूसरे पे, जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, इसके थ्रेड ऐसे हैं, तो ये दोनों के एकदम पास पास आना शुरू करेंगे, और जब पास पास आएंगे तो वो एक के दूसरे पे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और जो ओवरलैप करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग का जो
यहाँ पे दिख रहा है पैकेटिन, ये पैकेटिन में क्या होगा, ये एलिन एक दूसरे पे क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, पैकेटिन का। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये पहले इस तरह के क्रोमोसोम थे, इसमें लगभग स्ट्रक्चर जो है वह इसी के तरह दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप पैकेटिन स्टेज में आएगा तो होगा क्या कि इसका जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो ये थ्रेड है इधर का, ये क्रॉस कर जाएगा एक के, ये क्रोमोसोम इसके थ्रेड पे। एक बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर किसी एक पॉइंट से नहीं होता है, वो हर एक पॉइंट से पॉसिबल है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट से इसको क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो आर्म्स है वो यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा और इधर के जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। बात क्लियर है? और इस स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि इस क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आइसोमरेज हो गया, जैसे टोपो आइसोमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया, रिकम्बिनेज हो गया, ये सारे एंजाइम जो है ये मेनली हेल्प करते हैं क्या चीज में, क्रॉसिंग ओवर में। तो एंजाइम कौन कौन होंगे, रिकम्बिनेज, टोपो आइसोमरेज, etc। मतलब ये सारे एंजाइम जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे क्या चीज के लिए, क्रॉसिंग करवाने के लिए। अब जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो होगा क्या, मेनली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब यह जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में रहता है, लेकिन जैसे ही यह नेक्स्ट फेज में पहुंचता है, नेक्स्ट फेज क्या आने वाला है, नेक्स्ट फेज है हम लोग का डिप्लोटिन। तो जब ये डिप्लोटिन स्टेज में आएगा तो यहाँ पे कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है वो एक शेप के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग चेस्माटा के नाम से जानेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर में होगा और कैसे जो है वह डिप्लोटिन स्टेज में कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा और कैसे वहां पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो फिर यह जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। और पहले यहां से हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या हो रहा था, नजदीक आ रहा था, क्लियर है। लेकिन जैसे ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे फिर से ये क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेज को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होगा कि सपोज कीजिए कि यह फिगर को हम लोग डिप्लोटिन स्टेज में देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर फिर से लिया, जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, तो सेल के अंदर फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में दिखेगा। ये वाला जो क्रोमोसोम कुछ इस तरह के थ्रेड में दिखेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर में राइज होंगे और यहाँ पे यह जो है पूरी तरह से एक्स स्ट्रक्चर में दिखेगा, जिसको हम लोग मेनली कहते हैं चेस्माटा। क्या कहते हैं, चेस्माटा। चेस्माटा जो है वह एक शेप स्ट्रक्चर है, किसका, मेनली है हम लोग का क्रोमोसोम के जो एक शेप स्ट्रक्चर होंगे, जहां से ये क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चेस्माटा बोलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि जो यह जिस पॉइंट पे यह क्रॉस करता है, जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे यह क्रॉस होता है, यहाँ पे जो क्रॉस करते हैं, ये जो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस किया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेज नोडुल। रिकम्बिनेज नोडुल के नाम से जाना जाता है। जिस पॉइंट पे क्या होता है वह दोनों मेनली क्रोमोसोम का क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो मेनली जब सेल किस फेज में पहुंचा, डिप्लोटिन। जब फेज डिप्लोटिन में पहुंचा तो इसमें कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसमें का क्रोमोसोम अब इस पे आ चुका है और जिस पॉइंट पे प्रॉपर बेसिस पे मेनली क्रॉस किया है
उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेज नोडल। जिस पॉइंट पे वो मेनली क्रॉस किया उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेज नोडल, और इस एक शेप स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, चेस्माटा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे जो साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहा था वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, खत्म हो गया। मतलब यहाँ से क्वेश्चन यदि आएगा कि साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो किस फेज में, प्रोफेज के किस फेज में मेनली वह पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, मेनली वह डिप्लोटिन स्टेज में। बात क्लियर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस फेज में क्रोमोसोम जो है वो आपस अपने तरफ मूव करता है, तो आपको याद रखना है जाइगोटिन फेज में। और किस फेज में अपने से दूर जाता है, तो याद रखना है वह डिप्लोटिन स्टेज में। बात क्लियर है। तो अब ये जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये इधर का धागा लेके इधर निकल जाएगा और इधर का धागा लेके इधर निकल जाएगा। मतलब यहां से ये ब्रेक कर जाएंगे और मेनली कितने क्रोमोसोम, ये मेनली 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन इसमें एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का दिख जाएगा। वो किस फेज में दिखेगा हम लोग को, डाइकाइनेसिस फेज में। तो हम लोग देखते हैं कि अब फिगर डाइकाइनेसिस में कैसा दिखता है। तो सपोज कीजिए कि हमने इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का फिर से एक सेल होगा। बात क्लियर है। इसमें हम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। बात क्लियर है। अब ये जो क्रोमोसोम है जब ये दूर चले जाएंगे तो होगा क्या कि इस साइड में ये वाला जो क्रोमोसोम है जब यहाँ पे टूटेगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है तो इस साइड में ये वाला आ जाएगा। ये वाला क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब इधर का कलर ये हो गया। अब इधर में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम, बाकी बात तो सब सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे एक थ्रेड जो है इसका एक एलील जो है अब इधर का आ चुका है। ये क्रोमोसोम के एलील जो है इधर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे पूरी तरह से एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का। ये क्रोमोसोम अपने डायरेक्शन में, ये क्रोमोसोम अपने डायरेक्शन में मूव दूर कर गया है। और यहाँ पे जो है ये प्रोसेस क्या कहलाया हम लोग का, डाइकाइनेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाया, डाइकाइनेसिस। मतलब हम लोग ये देख चुके हैं कि लैप्टोटिन फेज में जो क्रोमैटिन फाइबर थे न्यूक्लियस के अंदर वो मेनली जिगजैग स्ट्रक्चर में थे, न्यूक्लियोलस थे। फिर हम लोगों ने देखा जब जाइगोटिन में गया तो ये क्रोमैटिन फाइबर पूरा तरह से कंडेंस किया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया और दोनों क्रोमोसोम के बीच में साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आ गए और वो उसको मेनली एक दूसरे में मेनली कंसंट्रेशंस को बैलेंस किया। और बैलेंस करने के बाद ये जो क्रोमोसोम थे वो मेनली बाइवैलेंट के फॉर्म में थे। उसमें 2 ही क्रोमोसोम थे, लेकिन इसमें क्रोमैटिन फाइबर 4 थे, तो इसको हमने टेट्राड बोले। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट फेज में आया जिसको हमने क्या बोले, पैकेटिन। पैकेटिन में क्या हुआ, वो क्रोमोसोम एक दूसरे पे ओवरलैप किए, दोनों नजदीक है, क्रोमोसोम एक दूसरे पे ओवरलैप किए। जब ओवरलैप किए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का। इसमें क्रॉसिंग ओवर में 2 एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन 2 एंजाइम तो याद ही रखना है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज एंड टोपोआइसोमरेज बोले। फिर ये एंजाइम की हेल्प से ये क्रॉसिंग ओवर हुआ। इसके बाद ये क्रॉसिंग ओवर तक का किसका काम था, साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। जब ये हो जाएंगे तो ये साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे जो क्रॉस करेंगे तो उस एक शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे चेस्माटा। और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं, जिस नोडल पे क्रॉस कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेज नोडल। और इसके बाद ये क्रॉसिंग, ये जो क्रोमोसोम है वो मेनली यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ से दूर मूव करेंगे, जो हम लोग को नेक्स्ट फेज में दिख रहा है डाइकाइनेसिस में। जहाँ पे डायरेक्शन हमने दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे डायरेक्शन की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है पहले एक दूसरे के सामने आया होगा, क्रॉस किया होगा और फिर एक दूसरे से दूर गया होगा। मतलब डाइकाइनेसिस तक में आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब आप याद कीजिए कि प्रोफेज में जो स्ट्रक्चर था सेल का वो कैसा था। तो मेनली यहाँ पे हम लोग जान ही रहे थे कि इसके सेंट्रियोल जो थे वो अपोजिट पोल पे थे। बात क्लियर है। मतलब यहाँ पे सेंट्रियोल जो होंगे वो इसके अपोजिट पोल पे होंगे और यहाँ से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर का। मतलब यहां से स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो यहां से एराइज होना शुरू होंगे। बात क्लियर है। जो इसको आपस में क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। मतलब यहां पे जो ये क्रोमोसोम थे वह अब सेंट्रियोल से अटैच हो चुके हैं क्रोमैटिन फाइबर के हेल्प से। बात क्लियर है। लेकिन दोनों क्रोमोसोम में जो एलील है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसमें पूरा एकदम सेपरेट था, एकदम अलग ही था। लेकिन यहाँ पे जो था एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का। जो यहाँ पे कलर से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे इधर में ब्लैक है पूरा,
हाफ ब्लैक है यहाँ पे, हाफ ब्लू है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था आधा इसमें आ चुका है। फिर इधर में फुल इधर में ब्लू है, फिर यहाँ पे ब्लू है, लेकिन ऊपर वाले में ब्लैक है, मतलब यहाँ पे जो है इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। और उसके बाद जो डाइकिनेसिस फेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके बाद स्पिंडल फाइबर एराइज होंगे, मतलब यहाँ से क्या चीज एराइज होंगे, स्पिंडल फाइबर। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल होगा, दोनों साइड में सेंट्रियोल होगा। अब यहाँ पे यह सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से उस दोनों को कनेक्ट कर लेगा, किसको, दोनों क्रोमोसोम को। अब जो है डाइकिनेसिस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेल किस फेज में इंटर करेगा, सेल इंटर करने वाला है मेटाफेज में। मतलब मेटाफेज फर्स्ट में, मियोसिस के मेटाफेज फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अब यह क्रोमोसोम जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, या अब इस क्रोमैटिन फाइबर के कंपल्सिव फोर्स के कारण कहां पे आएंगे, इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे। और इक्वेटर प्लेट पे जैसे ही आएंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफेज। मतलब सारा चीज आपको अब यहां से कैसा दिखने वाला है, एकदम माइटोसिस की तरह दिखने वाला। मतलब यहीं तक आपको समझना है कि ये प्रोसेस जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस, ये सारा टर्म्स क्या है। बाकी बात सारा चीज आपको एकदम लगेगा कि एकदम हमारा पीछे का ही टर्म्स है, सारा चीज एकदम पीछे का बैक का ही आपको एकदम सारा टर्म्स दिखेगा। वो कुछ भी एक भी टर्म्स उसमें अलग नहीं दिखेगा, सारा चीज वही है। मतलब यहाँ तक आपको कम से कम याद रखना है फिगर के साथ, क्योंकि ये फिगर का लेवलिंग ही हर स्टेज का एग्जाम में आता है। मैक्सिमम टाइम में फिगर दे देता है और पूछा जाता है कि ये किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, यह जो है हम लोग का प्रोफेज का पांचों फेज कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट फेज जिसको हम बोलेंगे मेटाफेज। तो देखते हैं मेटाफेज में कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं ये हम लोग का हो गया मेटाफेज फर्स्ट। मतलब मेटाफेज फर्स्ट में ये जो डाइकिनेसिस मतलब प्रोफेज में जो क्रोमोसोम कहीं पर भी अवेलेबल था साइटोप्लाज्म में, वह अब स्पिंडल फाइबर की हेल्प से कहां आ चुका है, इक्वेटोरियल प्लेट पे। मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे जैसे ही अब आएगा तो यहाँ पे याद होगा कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोनों पोल पे जो यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग का क्या चीज है, ये हम लोग का सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल जो है उस पॉइंट पे जब पॉलीमराइजेशन होगा तो वहां पे एनर्जी डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। जब एनर्जी डिपॉजिट होगा तो वहां से पुलिंग फोर्स लगेगा। मतलब दोनों साइड से जब फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा कि यहाँ का जो भी कंपोनेंट्स है यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, जो इसको कनेक्ट करके रखा है, और ये दोनों तरफ क्या कर जाएंगे, ये एक अपने अपने पोल की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, जो इधर का क्रोमोसोम है उधर चला जाएगा और इधर का क्रोमोसोम इस साइड आ जाएगा, मतलब अपने अपने पोल की तरफ खींचा जाएगा सिंपल टर्म में। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि कहीं पे यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम जो रहता है ये इतना ही फॉर्म रहता है जैसे उसमें पेरेंट्स में था उतना ही रह जाता है, और ये क्या होता है अपने अपने पुलिंग फोर्स के द्वारा अपने अपने तरफ खींचा जाता है। अब क्या होगा तो वो हम लोग देखते हैं एनाफेज में। तो एनाफेज में बस वही होगा, वो क्रोमोसोम अपने अपने सेंटर पे क्या होंगे, पहुंचेंगे। तो एनाफेज का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का होगा कि सपोज कीजिए कि हमने एक सेल को माना, फिर से बात क्लियर है। सेल में हम लोग का फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो हम लोग का प्रोफेज के लास्ट फेज में क्या होता है, डिसअपियर कर जाता है। मतलब डाइकिनेसिस फेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे, वहां तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम मेटाफेज में आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का फिर से यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल हो जाएगा। दोनों पॉइंट के पोल पे, अपोजिट पोल पे क्या होगा, सेंट्रियोल रहेंगे। हर एक एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह से मूव कर जाएंगे। ये हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया। फिर हम लोग का कुछ इसी तरीका से ये क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से इधर अटैच रहेगा। बात क्लियर है। अब यह फेज क्या कहलाएगा, एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट। मतलब एनाफेज में क्या होगा
कि ये जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, अपने तरफ मूव कर जाएंगे, अपने अपोजिट पोल की तरफ। और टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, तो टेलोफेज फर्स्ट में वो सारा चीज होगा जो खत्म हो गया था कहाँ पे, प्रोफेज में। मतलब ये सारा चीज हम लोग का माइटोटिक के तरह ही है, कुछ भी एक भी टर्म्स आपको अलग नहीं दिखेगा। मतलब इतना सिंपल जो है, ये सारे टर्म्स हम लोग को इसमें मिल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें हम लोग को कितना इजी लग रहा है। यदि पहले का यदि सारे पॉइंट्स आप लोग को पढ़े होंगे तो एकदम आराम से इसको कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये हम लोग का नेक्स्ट आ जाएगा टेलोफेज। तो टेलोफेज में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक सेल को मानते हैं। तो सपोज कीजिए हम लोग ने फिर से एक सेल को माना। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि क्रोमोसोम जो है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम आ चुका है। इस साइड भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम आएगा। बात क्लियर है। और टेलोफेज में क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगे। दोनों साइड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस इसमें आ जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल वगैरह इसमें आना स्टार्ट कर देंगे। बात क्लियर है, सारा चीज हो जाएगा। अब जब टेलोफेज कंप्लीट हो जाएगा, ये हम लेंगे टेलोफेज। जब टेलोफेज कंप्लीट हो जाएगा, जब सेल में टेलोफेज कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का अब एम फेज कंप्लीट हो चुका है। अब वहां पे जो मेनली आएगा, जो कैरोकाइनेसिस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का कैसे अब साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस दो तरीका से हो सकता है, या तो फ्यूरोफॉर्मेशंस के द्वारा हो सकता है, या सेल प्लेट फॉर्मेशंस के द्वारा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली फ्यूरोफॉर्मेशन ही देखेंगे, क्योंकि जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। तो प्लांट में मेनली सेल वॉल का होना जरूरी था, लेकिन हम लोग एक ही लेयर को लेके चल रहे हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके चल रहे हैं। मतलब ये सेल कैसा है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में कैसा साइटोकाइनेसिस होगा, फ्यूरोफॉर्मेशंस के द्वारा। मतलब ये साइटोकाइनेसिस कुछ इस तरीका से होगा, मतलब ये कुछ अपने गड्ढा बनाएगा, और जब गड्ढा बनाएगा तो कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर में आ जाएगा। बात क्लियर है। इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थे वो रीअपियर हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुके हैं। बात क्लियर है। अब इसमें जो सेल ऑर्गेनेल वगैरह है वो भी आ चुके हैं, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, और इसमें जो क्रोमोसोम जो था वो क्रोमोसोम ही हम लोग को मेन दिखाना है यहाँ पे। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीका का था। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम इसमें है, अवेलेबल है, तो वो हम लोग देख रहे हैं उस समय से। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। बात क्लियर है। अब ये होगा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो सेल है वो पूरी तरह से एक दूसरे पे ओवरलैप करके वहां से टूट जाएंगे, और कितना डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक जो सेल था उससे कितने सेल बन चुके हैं, ये मेनली 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। और इसमें जो क्रोमोसोम जो थे वो यहाँ पे कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, ये हो गए। और ये हम लोग को कितना सेल मिल गया, 2 डॉटर सेल। मतलब हम लोग को यही देखना था कि कैसे मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब हम लोग का जो मियोसिस फर्स्ट था, इसमें हम लोग का टारगेट भी यही था कि कैसे एक पेरेंटल सेल बॉडी से सारे फेज को कंप्लीट करवाते हुए हम लोग को कितना सेल बनाना था, हम लोग को 2 सेल बनाने थे, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रखने थे, n रखने थे। एक बात सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जो मियोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ गैमेट सेल में होते हैं। मतलब गैमेट सेल करने का मतलब कि जो स्पर्म होंगे, जो एग होंगे, उसमें इस तरह का डिवीजन होता है। इसीलिए हम लोग के जो सेल होते हैं उसमें n क्रोमोसोम फादर के होते हैं, n क्रोमोसोम मदर के होते हैं, और दोनों क्रोमोसोम जब एक दूसरे पे ओवरलैप करता है तो 2n बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह आ जाता है, जो भी हम लोग में चेंजिंग आता है, जैसे स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सारे चीज जो होते हैं, ये सारे चीज के वेरिएशंस के फॉर्म में जो हम लोग के बॉडीज में आते हैं वो ड्यू टू मियोसिस के कारण आते हैं। मतलब मियोसिस होने के कारण ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और 2 तरह के क्रोमोसोम मिक्स होते हैं। मतलब यहाँ के टर्म से हम लोग का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो बात करेंगे मियोसिस सेकेंड के बारे में। मतलब हम लोग को फिर से 2 सेल से कितने सेल बनाने हैं, 4। मतलब ये साइकिल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, हम लोग को फिर ये 2 सेल लेना है और इसी से हम लोग को 4 सेल बनाने हैं, और फिर से उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।